इंडियन गवर्नमेंट का एक दूसरे गवर्नमेंट के साथ टाई अप है कि आप हमारे स्टूडेंट्स लीजिए, हम आपके इतने स्टूडेंट्स लेते हैं, इतने स्कॉलरशिप देते हैं। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोरियन गवर्नमेंट के साथ है, जापानीज गवर्नमेंट के साथ है, जापान गवर्नमेंट की नेशनल स्कॉलरशिप है। उनकी वेबसाइट पे वो लिखते हैं कि आप बस एडमिशन लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में, हमें बस लेटर दिखा दीजिए और हम आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगे। कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज के लेवल पे होती है। आप जब एडमिशन के लिए अप्रोच करते हो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक होता है मनी मैटर्स या फिर स्कॉलरशिप्स एंड फंड्स करके सेक्शन होता है। वो अगर आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप एक ईमेल भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ और स्कॉलरशिप्स के लिए क्या हो सकता है। तो बहुत बार जो बाहर की यूनिवर्सिटी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इंडिया में जो स्कॉलरशिप मतलब होता है ना कि रैंकिंग या फिर बस खाली मतलब पैसा इज कंसिडर्ड एवरीथिंग, है ना, या फिर आपके पास बेस पे मिलेगी स्कॉलरशिप। बाहर वैसा नहीं होता। बाहर में आपका प्रोफाइल देखते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बाबा साहब को जो एक सामाजिक समानता का जो पहले बार उनको जो एक्सपीरियंस हुआ, वो जब वो यूएस में पढ़ने गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उनकी डिग्रीज जो है आप देखोगे तो आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम जब उनको फॉलो करते हैं बहुत सी चीजों में, तो हम ये चीजें क्यों भूल जाते हैं कि अब उन्होंने बाहर पढ़ाई की तो हमें भी बाहर पढ़ाई करनी। जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप लोग देख रहे हैं दलित दस्तक, और जो हमारी सीरीज है कि अब्रॉड में कैसे पढ़ाई करें, वहां पे कैसे जॉब हासिल की जा सकती है, उस कड़ी में हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सुमेध बेले जी। और जैसे हमने तमाम और भी लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की, तो सुमेध बेले जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं बाहर विदेशों में, जिनकी भी रुचि है पढ़ाई में, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। और हायर एजुकेशन अपने आप में एक ऐसी चीज है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितने बड़े शहरों को देखेंगे, जितने बड़े देशों को देखेंगे, एक आदमी का अपना भी एक ग्रो अप होता है, आप तमाम चीजों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है और डॉक्टर सुमेध हैं। सुमेध जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुमेध जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप फिलहाल कहाँ पे हैं, किस देश में हैं, किस शहर में हैं और क्या कर रहे हैं? जी, मैं अभी फिलहाल कैलगरी शहर है कनाडा में, वहां पे फिलहाल हूँ पिछले 3.5 साल से। और यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूँ। एक, मैं यहाँ पे आया था पीएचडी के लिए 2016 में, तो मैं अभी भी पीएचडी कैंडिडेट हूँ। मैं अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन पिछले साल से मैंने जॉब भी शुरू की है। मैं एक यहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ अभी पिछले साल से। तो मैं अभी दोनों पीएचडी और मेरा जॉब दोनों कर रहा हूँ कैलगरी जो शहर है कनाडा में, वहां पे। उसी के साथ मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर रहा हूँ जो ब्लेंडेड प्रोग्राम है। तो उसके लिए मुझे कुछ समय 3 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होता है बोस्टन में। तो काफी चल रहा है अभी। तो फिलहाल मैं कैलगरी सिटी में हूँ कनाडा। ओके, तो और भी तमाम बातें हम जानेंगे सुमित जी से, लेकिन पहले थोड़ा सुमित जी का एक बैकग्राउंड के बारे में उनकी बातें करते हैं। सुमित जी, आप भारत से हैं, किस शहर से नाता है आपका और आपकी जो एक जर्नी रही है? क्योंकि मैं जब लगातार आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मैं काफी इम्प्रेसिव प्रोफाइल है आपका। आपने इतनी जगहों से पढ़ाई की है, इतने जगहों से कोर्सेज किए हैं और अपने फील्ड में जो चीजें भी बेहतर हो सकती है आप वो कर रहे हैं। तो आप जरा अपनी एक जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे शुरू की और एजुकेशन कैसे हुई और कैसे वहां तक पहुंचे? बिल्कुल अशोक जी। तो मैंने 2004 में मेरा ताल्लुक है महाराष्ट्र से। मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक अमरावती बोल के एक छोटा शहर है जी, तो जहाँ से प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का शहर है वो। मेरा बचपन में मेरी स्कूलिंग जो है वो, और एक छोटा टाउन है शेगांव बोल के, वहां पे हुई मेरी। हाँ, तो मेरी 12वीं तक पढ़ाई वहां तक हुई शिक्षा। उसके बाद मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था। मेरे फादर मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो उनका एक ये था कि मैं भी मेडिकल में जाऊं। तो मैं मेडिकल में एडमिशन के लिए इंडिया में कोशिश कर रहा था।
हुआ नहीं मेरा एडमिशन। तो फिर मैंने उस वक्त ये चाइना और अदर दूसरे देशों में जाने का ट्रेंड शुरू हुआ था कि बच्चे आप वहां पे जाके आप एमबीबीएस कर सकते हो। जी। तो मैंने वहां पे एडमिशन ली 2004 में, और मुझे उस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट लेवल स्कॉलरशिप है वो मिली, और फिर मैं चाइना चला गया एमबीबीएस के लिए। तो जब मैं चाइना में पढ़ रहा था उस वक्त मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरी रुचि ज्यादा जो है वो रिसर्च में है, ना कि जो डेली प्रैक्टिस होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके। अब यहाँ के देशों में एक डॉक्टर जो है वो रिसर्च भी करते हैं और अपने प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन हमारे देशों में वही सेम बात है चाइना में भी कि डॉक्टर हो तो आप डॉक्टरी करोगे, आप रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट पैशन नहीं रखते। देखोगे आप अपना सुबह शाम। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं मेरा फिर इंटरेस्ट रिसर्च में थोड़ा सा था। लेकिन एक बार मुझे फिर जब मैं अपने इंटर्नशिप के वक्त 2009 की बात है, उस वक्त मुझे जापान ने, जब मैं चाइना में था तो मुझे चाइना के बारे में बहुत रुचि थी, बहुत से उनके कल्चर के बारे में जानना। तो मैं और क्यूरियस हुआ कि जापान कैसा होगा अगर चीन ऐसा है। तो फिर मैं जापान की यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहा था, तो मुझे वहां पे जापान की एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में एक समर प्रोग्राम था, एक दो हफ्ते का, तो उसमें मुझे जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, फुल स्कॉलरशिप। तो मैं जापान गया। वो जब मैंने समर प्रोग्राम अटेंड किया उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया फिर रिसर्च में। मैंने सोचा कि अब मैं करियर रिसर्च में या पब्लिक हेल्थ में ही करना चाहता हूँ। वो करने के बाद में फिर मुझे अगले साल मैं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। तो वो करते करते मुझे 2010 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। एक पोलैंड में एशिया यूरोप फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया और यूथ के जितने कंट्रीज है उसमें से हर कंट्री में से एक यूथ को, एक युवा को चुनते हैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। तो 2010 में मैं पोलैंड में गया, वहां पे एक पब्लिक हेल्थ एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर एक समर प्रोग्राम किया मैंने। वो आने के बाद फिर मैंने मेरा पहले से ये था कि मैं पढ़ाई करूंगा तो अपने बलबूते पे करूंगा, स्कॉलरशिप्स पे करूंगा। तो फिर मैं स्कॉलरशिप ढूंढने लगा, मुझे यूरोप में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो फिर मैंने बेल्जियम नाम का एक देश है जो यूरोप में जर्मनी के पास में एक छोटा देश है, तो वहां पे मुझे एक इंटरनेशनल हेल्थ अंतरराष्ट्रीय आरोग्य कहेंगे उसे, उसमें एक सर्टिफिकेट करने का मौका मिला 4 साल का, उसमें 4 महीने का, सॉरी। उसमें भी मुझे पूरी स्कॉलरशिप उनके गवर्नमेंट की तरफ से मिली, जिसमें जाना आना रहना। बेल्जियम गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, बेल्जियम गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनका जाना आना, आपका पॉकेट मनी सब उनकी तरफ से मिला। तो 4 महीने में बेल्जियम में रहा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, मुझे मास्टर्स करना था। तो वो करते वक्त मुझे फिर, मैंने जहां से मेरी एमबीबीएस की थी चाइना की यूनिवर्सिटी, नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी ने मुझे फुल स्कॉलरशिप ऑफर की कि आप आइए और यहाँ पे मास्टर्स कीजिए हमारी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट हुआ एमबीबीएस में तो मैं एक आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट जो कुछ बच्चे चुने गए थे उसमें से एक था। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर किया आप आइए यहाँ पे मास्टर्स कीजिए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो फिर मैं फिर से चाइना चला गया, 3 साल की मैंने मास्टर्स की, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। और फिर 2014 में मैंने वो कंप्लीट की। फिर आगे मुझे और पढ़ना था और बाकी और देशों में जाना था और पढ़ाई करनी थी, तो मैंने कनाडा चुना पीएचडी के लिए। तो मैं 2016 में यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आया। फिर से मुझे कैनेडियन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली पहले साल के लिए, फिर बाद में दूसरी वो रिन्यू होते गए, फिर बाद में जॉब मिला और दूसरी स्कॉलरशिप्स मिली। तो फिर मैंने 2016 से यहाँ पे आके कनाडा में जो है वो पीएचडी स्टार्ट की अपनी हेल्थ सर्विसेज रिसर्च में। और पीएचडी करते करते 2017 में एक फिनलैंड में एक समर प्रोग्राम के लिए जाने का मौका मिला, उसके लिए भी फंडिंग मिली। फिर पिछले साल मैंने हार्वर्ड में एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई किया, जिसमें मुझे उसमें भी चुना गया, जिसके लिए कुछ फंडिंग मेरी अभी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने दी है। तो ऐसे घूमते घूमते मैं अभी तक 7-8 देशों से अलग अलग सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते आया हूँ, और अभी देखते हैं आगे कहाँ पे। और जो हमारे दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं, सुमित जी एकदम क्वाइट यंग है ना, तो इतनी उम्र में इन्होंने तमाम चीजें, ये सीखने वाली बात है बेसिकली कि एक अगर आपके भीतर सपने हैं और आप बेहतर करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई चीज रुकावट नहीं पैदा होती है। और सुमित जी जो लगातार बार बार जिक्र कर रहे थे, मुझे बार बार हिट कर रहा था कि स्कॉलरशिप के जरिए आप यहाँ गए, स्कॉलरशिप लेके वहां गए, तो अगर आपके भीतर मेधा है,
अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो स्कॉलरशिप्स भी आसानी से मिल जाती है। सुमित जी, सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है, जो बच्चे सोचते हैं जो छोटे शहर में, क्योंकि शेगांव भी मैं गया हूँ, मैं आपको अच्छा। बता दूं, मैं शेगांव गया हूँ, मैं अमरावती गया हूँ, मैं तमाम एक अखबार से जुड़ा हुआ था, तो मैं इलेक्शन के दौरान वहां रिपोर्टिंग करने गया था। तो अच्छा। छोटे शहरों के जो लोग होते हैं, हम जैसे लोग, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसे नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली के बिल्कुल। पास पैसे नहीं होते हैं। और बिल्कुल। दूसरी चीज की वो हम डरते हैं, सपने देख नहीं पाते हैं कि वहां पहुंचेंगे कैसे। तो बिल्कुल। आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे, क्या आप कोई रास्ता बताइए, क्योंकि आपने तमाम स्कॉलरशिप्स का जिक्र किया, क्या इतना आसान है स्कॉलरशिप्स ले लेना और मिल जाता है, अगर आप चाहें तो कोशिश करें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप पहली बात जो आपने कहा छोटे गांव का, तो मैं भी छोटे गांव से आता हूँ। जी। पहली बार मेरे, जब मुझे याद है 2004 में जब मेरा पहला पासपोर्ट आया था, तो हम घर वाले सब देख रहे थे, अच्छा पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट होता है। ऐसा होता है, सबके साथ यही और होता है। अभी, और मैं अभी 16 साल से बाहर हूँ, तो अभी तो मतलब बाहर जाना काफी कॉमन हो गया है। उस वक्त जी। मेरे कॉलोनी के कुछ आजू बाजू के लोग मुझे ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने आए थे कि ये फॉरेन जा रहा है, बढ़ इससे जाए। बाद में ये पूरा 5 साढ़े 5 साल का पढ़ाई खत्म करके ही आएगा, मतलब हम्म। क्योंकि टिकट इतना महंगा है, ये है। सही बात। लेकिन इसके पीछे अशोक जी, आपकी खुद की एक जो आपकी एम्बिशन होना जरूरी है, हम्म। और उसके साथ आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम्म। मैं जब ये डिसीजन ली गई थी कि मैं बाहर जाऊंगा, तो मेरे फादर को सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। उन्होंने मतलब, क्यों भेज रहे हो इतने दूर, कहाँ क्यों पैसे इतना खर्च कर रहे हो, क्योंकि पहले ईयर के लिए हमें लोन लेना पड़ा। तो लेकिन मेरे फादर जो थे, वो जो है वो काफी सपोर्टिव है। मेरी माता जी बहुत ओपन माइंडेड है। तो उन्होंने मुझे जब गए, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। उनकी अपेक्षा थी कि मैं वापस आ जाऊं एमबीबीएस करके। लेकिन वो हुआ नहीं। मैं फिर अभी बाहर का, जो बाहर इतने साल रहने के बाद फिर अभी बाहरी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो कहा ना, बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो ये बड़े सपने देखना। जी। बहुत से बार हम खुद को लिमिट कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म। मैं अभी यहाँ पे आने के बाद भी मैं मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना, वो बच्चे उतना बड़ा सपना ही नहीं देखते हैं हम्म। कि मुझे बाहर जाना है। हम्म। तो अगर बाहर जाना भी है, तो फिर आप एक जो हमेशा का पाथ होता है ना, उसी के ऊपर आप जाते हैं। जैसे बाहर जाना है मतलब कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां पे सभी को जाना है। अगर सभी को जाना है, तो वहां पे आप स्कॉलरशिप्स के लिए कंपटीशन भी ज्यादा होगा। ज्यादा है। आप अगर मेरी जर्नी देखोगे, तो मैं सीधा कनाडा नहीं आया, मैंने चाइना से हम्म। शुरुआत की, फिर बाद में यूरोप में गया, पोलैंड, बेल्जियम। और ये जो होती है ना, एक स्टेप्स होती है। आप जब किसी हम्म। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, हम्म। जैसे वीजा के लिए बहुत बार आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, अगर आप पहली बार उस कंट्री में जा रहे हो। हम्म। आपके पासपोर्ट पे अगर आप कहीं और घूमे नहीं हो, तो अमेरिका या दूसरी कंट्रीज आपको इतना जल्दी वीजा नहीं देती है। हम्म। उसी तरह स्कॉलरशिप के लिए भी, आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपको इसके पहले कहाँ कहाँ के लिए हम्म। स्कॉलरशिप। हम्म। तो आप धीरे धीरे अगर बिल्ड करते गए, एक स्कॉलरशिप, दूसरी स्कॉलरशिप, छोटी मोटी स्कॉलरशिप, हम्म। उसके बेस पे आप अगर बिल्ड करते गए, तो आगे जाकर आपको बड़ी स्कॉलरशिप मिलने में आसानी होगी। हम्म। तो ये छोटे, अगर आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि मेरा पहले से मैंने ये ठान लिया था, और मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि ना, मैं जो पढ़ाई करूंगा वो अपनी खुद के बलबूते पे करूंगा। और जहां पे मुझे स्कॉलरशिप मिलती गई, मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया, रिजेक्शन आया बहुत सी जगहों पे, हम्म। लेकिन आगे बस आगे आगे चलते चलते मतलब गए। सुमित जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम पहली बार में ही, मतलब ये ना सोचे कि हम यूएससी चले जाएंगे या फिर हम यहीं पे चले जाएंगे। अगर वहां मौके मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वेल एंड गुड, अच्छा है कि पहली बार में ही किसी को ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड बिल्कुल। में, कोलंबिया में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ये बिल्कुल। बहुत आसान नहीं होता, टफ होता है। तो बिल्कुल। अगर वहां पहुंचने का दूसरा भी रास्ता है कि ऐसे हम चाइना चले जाएं, या फिर कोई और छोटे देश हैं जहाँ पे आसान है स्कॉलरशिप्स लेना, पढ़ाई करना, वहां चले जाएं, फिर उस रास्ते से जाएं। जैसे आपने कहा कि आप सीधे नहीं गए। बिल्कुल। मेरा मेरा खुद का, मैं क्योंकि मैंने, आप जब पहली बात तो कोई जानकारी नहीं थी। जी। मैं चाइना में था, तो उस वक्त, और अभी भी फेसबुक बैन है, हम्म। गूगल बैन है, तो मुझे सर्च करने में भी दिक्कत होती थी। इंफॉर्मेशन कहीं ऐसा फेसबुक जैसा नेटवर्क नहीं था। हम्म। और बाहर जाने के लिए, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में या किसी भी कंट्री में आपको अभी बाहर जाना है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे आसानी से अवेलेबल। मिल जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स में क्या होता है कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो वो एजेंट के पास चले जाते हैं। और हम्म। एजेंट का जो बिजनेस होता है, वो है कि आप स्टूडेंट्स जितने फीस देते हैं, उस फीस में से उनको कमीशन मिलता है, मैं या फिर एक 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 मिनट आपको रोकूंगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
ये सुमित जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और ये जो हमारे यूथ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली है कि आप सोचते हैं कि बाहर जाना है, लेकिन हर चीज, जैसे मेरे पास भी, जैसे हम लोग जब सीरीज करते हैं ऐसे किसी भी से बात करते हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं फिर जॉब कर रहा है, तो हमारे पास खुद फोन आने लगते हैं कि सर कैसे जाएं बताइए। तो मैं भी उनको यही कहता हूं कि आपको जिस यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन है। तो पहले खुद में एक क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये कोर्स करना है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। 10 यूनिवर्सिटी देख लीजिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तमाम इंफॉर्मेशन होते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वही आप इंफॉर्मेशन होती है हमारे यहाँ पे। फिर बच्चे जो है वो एजेंट्स के पास चले जाते हैं, एजेंट्स उनका कमीशन लेते हैं और वो फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की यूनिवर्सिटीज आपको सेल करते हैं जहां से उनको कमीशन मिलती है। अब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो स्कॉलरशिप देती है वो एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे कि यहाँ की स्कॉलरशिप है या नहीं है, तो आप खुद सर्च कीजिए। मैं जब जापान जाना चाहता था तो मैंने लिटरली 6 महीने जापान की हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने चेक की कि उसमें कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स है। कनाडा में आने से पहले कनाडा में 990 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। मैंने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च किया कि कौन सा प्रोग्राम पढ़ना है, कहाँ पे स्कॉलरशिप है, कहाँ पे कितनी एडमिशन की फीस है। और इसका फायदा क्या होता है अशोक जी कि आप जब आते हो यहाँ पे तो आपको ये पता होता है कि आप यहाँ ये कोर्स क्यों कर रहे हो और यहाँ पे आने का क्या फायदा है, ना कि मुझे एजेंट ने भेज दिया इसलिए मैं आया हूँ। तो आपके यहाँ पे आने के बाद सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अगर खुद के बलबूते पे आए हो, आपने खुद ने यूनिवर्सिटी सर्च की, तो यहाँ पे आने के बाद आप खुद के बलबूते पे जॉब भी ढूंढोगे, आप आपका नेटवर्क भी तैयार करोगे, आप बाकी जानकारी खुद ही ढूंढोगे, आप इमिग्रेशन का भी इंक्वायरी खुद ही करोगे। तो ये एक जो है ना आदत बन जाती है। तो आप जो यूथ आना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए। और एक चीज जो है, ये बोल के मैं ये पॉइंट खत्म करूंगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, पहले तो उनके वेबसाइट पे होते हैं, दूसरी वो आप ईमेल दे देते हैं आपको। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस एक ईमेल लिखना है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लेके। ये नहीं कि जनरल में कैसे आऊं वहां पे, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन होता है जनरली। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कांटेक्ट सर्च करके होता है ईमेल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहां पे एक उनको इन्फॉर्मेशन, एडमिशन ऑफिस का ईमेल होता है, ईमेल करके इसकी डेडलाइन क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर लिस्ट भी डॉक्यूमेंट की दी है तो मैं इसके बजाय ये डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ क्या। मतलब आप ये कुछ खुद अगर करें तो आप एजेंट्स की फीस बचा सकते हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलने का ज्यादा जो अवसर है, और आप आने के बाद यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, आमतौर पे ये सब फील्ड ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं और कम लोग इस तरह की पढ़ाई कर पाते हैं। खास तौर पे हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो इस तरह के प्रोफेशंस में आते हैं। ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, और अगर कोई आदमी आपके फील्ड में जाना चाहे, उसका भी इंटरेस्ट हो इस तरीके से, तो उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो अशोक जी, मेरी डिग्री जो है एमबीबीएस है, और इंडिया में तो भी आप बहुत से एक हायर की होती है, उसे ऊपर से नीचे देखते कि एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, या बीएमएस, बीएचएमएस है, नर्सिंग है, ये अपने इंडिया पे ऐसे ले। आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं बाहर देशों में, तो वो बहुत इनको मानते नहीं, ये मानते हैं कि आप हेल्थ प्रोफेशनल है। ओके। तो इसके लिए ये किसी का अगर फार्मेसी की बैकग्राउंड है और वो पब्लिक हेल्थ पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर अमेरिका की या कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की और किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, जो एमपीएच फॉर एग्जांपल, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, अभी कोविड इतना फैल रहा है, इसमें पब्लिक हेल्थ का महत्व बहुत बढ़ चुका है। तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जैसी डिग्री जो है, उसके क्लास में आप जाओगे तो आपके साथ एक डॉक्टर बैठा होगा, आपके साथ एक नर्स का होगा, स्टूडेंट फार्मेसी का होगा, या कोई और दूसरे हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज किया होगा, कोई माइक्रोबायोलॉजी करके किया होगा, कोई इवन इंजीनियरिंग वाले भी जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट है। तो जहां तक आप पेशेंट के साथ आपका सीधा इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई भी फील्ड के जो मेडिकल बैकग्राउंड है इन जनरल, वो ये फील्ड का फायदा ले सकते हैं, हेल्थ रिसर्च, पब्लिक हेल्थ जैसे जो फील्ड्स है। और अगर आप मेडिकल है और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके, तो उसका फिर अलग पाथ है, उसके लिए फिर आपको यहाँ के लाइसेंस एग्जाम देनी होती है, वो फिर एक लंबी प्रोसेस है।
जिसके लिए पैसे भी काफी ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल पढ़ना चाहता है ये फील्ड के बारे में, जिसमें मैं हूँ, हेल्थ रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, तो आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड होना आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज बिना मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी लेती है पब्लिक हेल्थ जैसे प्रोग्राम्स के लिए। कुछ कॉमन स्कॉलरशिप्स होते हैं क्या कि वो हर स्टूडेंट को मिल सकते हैं, चाहे वो किसी स्ट्रीम के हो, चाहे वो कोई भी पढ़ाई करना चाहे, या फिर हर फील्ड के लिए अलग अलग स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है? जी, सो स्कॉलरशिप अलग अलग लेवल पे भी है। पहली कुछ तरह की स्कॉलरशिप जो है वो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक दूसरे गवर्नमेंट के साथ टाई अप है कि आप हमारे इतने स्टूडेंट्स लीजिए, हम आपके इतने स्टूडेंट्स लेते हैं, इतने स्कॉलरशिप देते हैं। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोरियन गवर्नमेंट के साथ है, जापानीज गवर्नमेंट के साथ है, जापान गवर्नमेंट की नेशनल स्कॉलरशिप है। उनकी वेबसाइट पे वो लिखते हैं कि आप बस एडमिशन लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में, हमें बस लेटर दिखा दीजिए और हम आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगे। तो वो जनरल किसी भी कोर्स के लिए हो गए। कुछ गवर्नमेंट है जैसे इजरायली गवर्नमेंट, उनका कुछ खास जैसे एग्रीकल्चर में काफी आगे है वो, तो फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के जो के थ्रू वो कुछ स्कॉलरशिप्स इशू करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ अपनी जो एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स जो है बाहर की कंट्री देती है, जैसे मैं बेल्जियम में गया था, तो वो जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उनकी स्कॉलरशिप है कि कोई भी स्टूडेंट आके अप्लाई कर सकता है। बहुत सी बार आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो तो यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे आपका एप्लीकेशन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी। तो जैसे मुझे चाइना गवर्नमेंट के लिए ने जो मास्टर्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी थी, तो गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा, चाइनीज गवर्नमेंट ही, आपके यहाँ पे जो 5 जितने आप 5 स्टूडेंट्स आपके यहाँ के स्पॉन्सर करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो यूनिवर्सिटी ने मेरा नाम आगे फॉरवर्ड किया। तो यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है, आपको स्कॉलरशिप मिले। कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज के लेवल पे होती है। आप जब एडमिशन के लिए अप्रोच करते हो यूनिवर्सिटी, तो वहां पे एक होता है मनी मैटर्स या फिर स्कॉलरशिप्स एंड फंड्स करके सेक्शन होता है। वो अगर आप वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप एक ईमेल भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ और स्कॉलरशिप्स के लिए क्या हो सकता है। तो बहुत बार जो बाहर की यूनिवर्सिटी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इंडिया में जो स्कॉलरशिप मतलब होता है ना कि रैंकिंग या फिर बस खाली मतलब पैसा इज कंसिडर्ड एवरीथिंग, है ना, या फिर आपके पास बेस पे मिलेगी स्कॉलरशिप। बाहर वैसा नहीं होता। बाहर में आपका प्रोफाइल देखते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक खुद का एग्जांपल दूंगा। मैं जब चाइना में मेरा मास्टर्स कर रहा था, उस वक्त मैं इंडिया में आया। मैंने बेल्जियम से 4 महीने पढ़ चुका था मैं। तो चाइना में मास्टर्स करते करते मैं इंडिया में एक स्कॉलरशिप, एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। तो वो कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर जो टीम थी, उसमें मैंने जिस बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम किया था, उनके डायरेक्टर थे। तो हम बाहर गार्डन में खड़े हैं और मैंने उनसे बात कर रहा हूँ। बात करते करते मैंने कहा, सर मैंने आपके यहाँ से कोर्स किया था। तो खुश हो गए, अच्छा तुमने कोर्स किया था हमारी यूनिवर्सिटी से? मैंने बोला हाँ। तो और एक अभी नेक्स्ट ईयर एक्चुअली कोर्स आ रहा है, उसके लिए मुझे एडमिशन हो गई, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं है उसके लिए। मैंने बोला अच्छा, ये मेरा नेम कार्ड, ईमेल लिखो। मैंने वापस गया होटल पे, जाके मैंने ईमेल लिखा। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया कि ये स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, इनके स्कॉलरशिप का काम करो। तो 1 महीने के लिए जो प्रोग्राम था नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए फिर मेरा जाना आना, रहना खाना, पॉकेट मनी, सब वो स्कॉलरशिप बस खाली ऐसे एक पर्सनल टच की वजह से मिल गया। यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स होते हैं, लेकिन आपको अप्रोच करना है। लेकिन आप अगर एजेंट के थ्रू जाओगे तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो आपको एक्टिव होना है स्टूडेंट्स को। तो ये ध्यान रखना है कि खुद इन्वॉल्व होइए सारे प्रोसेस में, ताकि आप खुद सारे प्रोसेस को समझ भी पाएंगे और बार बार किसी दूसरे पे डिपेंड भी नहीं रहेंगे। आप मदद ले सकते हैं किसी की भी, लेकिन आप किसी पे डिपेंड मत होइए। खुद चीजें सर्च करिए और हताश मत होइए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में स्कॉलरशिप नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता। अगर आपको जाना है तो आप लगे रहिए, डटे रहिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। ये चीज पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बाहर जाने में और इंडिया जाने में एक सबसे बड़ा फर्क जो होता है इंडिया में पढ़ाई करने के लिए, कि सबकी एक जर्नी होती है। आपको एक यूनिवर्सिटी में जाना है, एक साथ डेडलाइन निकलती है, फॉर्म्स निकलते हैं, एक साथ एक दिन एग्जाम होती है, एक दिन रिजल्ट आता है, एक दिन फॉर्म भरते हैं। आप जब बाहर जाना होता है तो ये आपकी खुद की जर्नी है। आप किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज के, या फिर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग डेडलाइंस और अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये और जो डेडलाइन होती है, जैसे कि अभी सितंबर 2021 के जो एडमिशन है, उसकी डेडलाइन इस साल के दिसंबर को है। मतलब आपको 8 से 9 महीने पहले आपके डॉक्यूमेंट, पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोसेस करके आपको वीजा के लिए वो टाइम देना चाहती है 5-6 महीने का।
तो इसलिए बच्चों को तैयारी जो है बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है अगर आपको बाहर जाना है। ये चीज है। अच्छा, आप ने तमाम चीजों के बारे में बताया। एक आप अपने बारे में बताइए, आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि रिसर्च में लगे हुए हैं आप, बेसिकली आपने कोई फील्ड चुना है कि आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल पर्टिकुलर मैं इस सिलसिले में? बिल्कुल मेरा मेरा मैं एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस और बहुत बार आपको आप ये जो खुद करते हो, मैंने जो जर्नी बताई कि आप खुद जी। इंफॉर्मेशन करते हो, तो मैं 2016 में आया। बहुत से बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब पीएचडी के लिए आते तो पीएचडी की जो आपकी स्टाइपेंड मिलती है उसी के ऊपर आपका पूरा टाइम निकाल देते हैं। मैं सेकंड ईयर से ही नेटवर्किंग कर रहा था। मैं सेकंड ईयर से ही ऑलरेडी जहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे फ्री में वॉलंटियर करने के लिए ये करता था। मैंने उनसे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ ये चाहिए, जिसकी वजह से मैं थर्ड ईयर में ही मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी पोजीशन से अपने करियर को शुरुआत करने का मौका मिला। जो बहुत एक इंटरनेशनल स्टूडेंट दो ढाई साल में ही यहाँ पे आने के बाद जो जो ऐसी पोजीशन से स्टार्ट करे, तो मेरा अभी अगला करियर का गोल है कि हेल्थ पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ। अब जैसे आप कोविड देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो कितनी जरूरी है, लोगों का जो हेल्थ है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा आगे गोल है कि असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, आगे डायरेक्टर हूँ, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ पे हेल्थ पॉलिसी के ऊपर काम कर सकूँ, हेल्थ रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम कर सकूँ, और किसी यूनिवर्सिटी में अगर फैकल्टी पोजीशन होती है प्रोफेसर की तो उसके लिए भी आगे अप्रोच करने का प्लान है। सुमित जी, एक चीज और बताइए, आप बार बार हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आपने भारत को देखा है करीब से, आप यहीं के रहने वाले हैं, फिर आपने कई देशों में देखा और इस फील्ड में, इस सेक्टर में भारत की हेल्थ पॉलिसी को जब आप देखते हैं और उसकी तुलना तमाम जगहों से करते हैं, यहाँ क्या बेसिक सुधार होने की जरूरत है? सबसे पहले जो सुधार है वो है हेल्थ एक्विटी, हेल्थ मतलब हेल्थ एक्विटी इक्विटी। होने की जरूरत है। इनइक्विटी है फिलहाल, मतलब जैसे अब आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, चीन में हो या कनाडा में हो। कनाडा का एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। मतलब आप, इट डजंट मैटर कि आप अमीर है या गरीब है, आपके पास कितने पैसे है कितने नहीं, हर एक के लिए फ्री हेल्थ केयर है। मैं यहाँ पे 3.5 साल से हूँ। मेरी वाइफ, अभी मैं फादर बना हूं। मेरी वाइफ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। तो अभी जो यहाँ पे मेरे वाइफ की प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, या फिर मैं जब से एक अभी तक मैंने जेब से एक पैसा नहीं खर्च किया हेल्थ के ऊपर। तो आप सर्जरी कर लो यहाँ पे या मेडिसिन लो, कुछ भी लो, सब आपके लिए फ्री है। फ्री हेल्थ केयर है सबके लिए। इंडिया में जो है सबसे बड़ी चीज जो होती है हेल्थ इनइक्विटी। अब वो हेल्थ इनइक्विटी है पैसे के हिसाब से। आपको अगर पैसा ज्यादा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी ये कर पाओगे। आपके लिए हेल्थ इनइक्विटी, आप किस लोकेशन पे रह रहे हो। आप अगर रूरल एरिया में तो आपको डॉक्टर देखने को नहीं मिलेगा। चीजें आपका एजुकेशन, और एक अभी जो हम नए रिसर्च फील्ड में जाने का या फिर और एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरे काफी यहाँ पे जो कलीग्स है वो, और हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करें कि कास्ट एज अ सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। मतलब आप रिसर्च, ये पाया गया है रिसर्च में कि जाति के आधार पर अगर कोई किसी पिछड़े जाति से है तो उनकी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ जो उनके आउटकम्स है वो कम है। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि जो दलित स्त्रियां हैं, उनका जीवन मान उच्च जाति की स्त्रियों से 10 साल कम है। आपने भी पढ़ा होगा ये रिपोर्ट। तो ये कास्ट भी जो है ना, तो ये जो इनइक्विटीज है, जेंडर बेस्ड इनइक्विटीज, ये सबसे बड़ी जो है इंडिया की हेल्थ सिस्टम का प्रॉब्लम है। और फ्रैगमेंटेड हेल्थ सिस्टम, बहुत से देशों में जो है वो एक गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होती है जो हेल्थ सिस्टम। इंडिया में जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपना करता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपना करता है। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट इफेक्टिवली कोई पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। तो अगर ये बहुत बड़े चैलेंजेस है अशोक जी। हेल्थ केयर के बारे में आप अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे घंटों निकल जाएंगे। जी 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 जी, एक बेसिक चीज एक जानना चाहता। तो सुमित जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बेसिक चीजें बताई जिसकी जरूरत तमाम यूथ को होती है। और चलते चलते आप अपनी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे और हमारे जो है यूथ है उनको फायदा मिल सके। मेरा ये आपके शो के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप ये बहुत ही अच्छी एक सीरीज लेके आए हैं। क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूं तो
बहुत कम बार मैं किसी स्टूडेंट से मिलता हूँ जो जो पिछड़ी जातियों से है यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में। मेरी जानकारी से मैं अकेला ही हूँ अभी फिलहाल। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स आगे जाए। आप एक हम बहुत से लोग हम अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हम ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की कि बाबा साहब को जो एक सामाजिक समानता का जो पहले बार उनको जो एक्सपीरियंस हुआ वो जब वो यूएस में पढ़ने गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उनकी डिग्रीज जो है आप देखोगे तो आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो हम जब उनको फॉलो करते हैं बहुत सी चीजों में तो हम ये चीजें क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने बाहर पढ़ाई की तो हमें भी बाहर पढ़ाई करनी है। आप बाहर जाने के बाद आप जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको एजुकेशन मिलता है। आप वहां पे जाने के बाद एक जितना इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, जितनी आप जिस लेवल पे जाते हो वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज में बहुत बहुत मुश्किल है। और इंडिया में जब एग्जाम्पल्स आते हैं रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना होता है, बाहर जाने के बाद आप एक्चुअली आप अगर जब अप्लाई करते हो आपने अगर आपके पर्सनल लेटर में लिखा है कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं तो यूनिवर्सिटीज आपको प्रेफर करती है कि आप पिछली जाति से आकर हमारे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आ रहे हैं, तो वो आपको एक्चुअली स्कॉलरशिप्स के लिए इसके लिए आपको और मदद करने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट्स ने ये चीज को, सबसे बड़ी चीज है कि आप सपना देखो, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाओ, उसके लिए कोई 2 सिंह नहीं लगते ज्यादा जाने के लिए, बस आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, एक सपना बड़ा देखना पड़ेगा। आपके साथ कोई जर्नी के लिए कोई नहीं होगा, ये अकेले की जर्नी रहेगी आपकी। और आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए तो अभी बहुत से लोग जो है बाहर गए हुए हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार है। और लोग मिल जाते हैं जब आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जैसे आपने भी शुरुआत की थी अकेले और तमाम लोगों ने जब भी हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो अपने आप लोग मिलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार है। मतलब इतने लोग ये जो सीरीज में बोलने के लिए तैयार है या फिर दूसरी इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं मेंटरशिप या स्टूडेंट्स को हेल्प करने की, तो आप उसका फायदा लीजिए, लेकिन आपको आपकी तरफ से प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप अगर 10 दूसरों के ऊपर अगर डिपेंड है तो आपसे नहीं हो पाएगा। ये आपको खुद की जर्नी है, आपको इसके लिए खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने जाते जाते बाबा साहब का जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अगर सिर्फ हम लोग जय भीम नमो बुद्धाय या फिर कुछ भी कहते हैं, उससे आगे बढ़ के बाबा साहब को एक, क्योंकि उनसे बेहतर मुझे लगता है कोई स्टूडेंट भी नहीं हुआ है, कोई छात्र भी। बाबा साहब के आप छात्र जीवन को देखिए, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, कितनी ज्यादा पढ़ाई की, कितनी ज्यादा डिग्रियां हैं उनके पास। तो अगर आप सचमुच में बाबा साहब के फॉलोअर हैं तो उनके इस पक्ष को भी देखिए कि वो कितने बेहतरीन स्टूडेंट थे और कितनी मेहनत की उन्होंने, इतनी मेहनत की तब जाके वो समाज को बदल पाए। और अगर कोई भी आदमी इतनी मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है एजुकेशन का अपना एक योगदान होता है जो देश में समाज के बीच में जरूर कभी ना कभी काम आता है। सुमित जी आपको बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं कहूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी का जिक्र कर दीजिए ताकि अगर किसी को आपसे कोई कांटेक्ट करना हो तो वो आपको ईमेल कर सके और आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनको जवाब दे सके। बिल्कुल। तो अगर कोई दर्शक मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा ईमेल है dr.sumedh SUMEDH@yahoo.com। तो dr.sumedh@yahoo.com पे आप अगर मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपके जितनी सहायता कर सकूंगा उतनी करूंगा। देखिए तो तमाम लोग तैयार बैठे हुए हैं, आप लोग बस सपने बड़े देखिए और कोशिश करिए। कोशिश करने वाले भी कहते हैं कभी हार नहीं होती। और सुमित जी आपको सचमुच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जो कर रहे हैं वहां पे और जिस तरीके से आप लोगों ने हमें टाइम दिया, वक्त दे रहे हैं लगातार ताकि अपने समाज के स्टूडेंट्स को गाइड कर सके और सबको, चूंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो सबके काम आएगी, जो लोग भी इस वीडियोस को देखेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। हमारी मंगल कामनाएं हैं पूरी टीम की। और इसी कड़ी में हम फिर किसी और से अपने दर्शकों की मुलाकात कराएंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, किसी और फील्ड के बारे में उनको बताएंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।